हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक एंड ट्रेड। बात करेंगे एक और आईपीओ के बारे में। जी हाँ, एक और आईपीओ की डेट आ चुकी है, उसके बारे में बताएंगे आपको और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना हमें प्रॉफिट हो सकता है और उसके बारे में पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और जैसा कि हम आपको बताते हैं, हर बार हम आपको देते हैं प्रेडिक्शन की मार्केट में कितने परसेंट तक का लिस्टिंग गेन इस आईपीओ के थ्रू हो सकता है, वैसे ही हम आपको उसके अंदर ही बताएंगे कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और इस इन्वेस्टमेंट में आपको लिस्टिंग के दिन में प्रॉफिट होगा या फिर लॉन्ग टर्म में होल्डिंग करनी चाहिए। डिटेल में जानेंगे पूरा आईपीओ की डिटेल्स के बारे में और साथ ही जानेंगे कि लिस्टिंग के लिए कितना प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी आपको बाद में मिले और आप लोगों को बाद में बाय करना चाहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमने जितने भी लास्ट में आईपीओ कवर किए हैं, आप देख सकते हैं कि उनमें हमारी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही जा रही है और मार्केट में हम लोगों ने जिस तरह से आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में प्रेडिक्शन करी है वो कहीं ना कहीं 90% तक की एक्यूरेसी दिखाती है, जो कि एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि किसी भी आईपीओ के बारे में 90% एक्यूरेसी बता पाना। हमने अभी तक जितने भी आईपीओ कवर करें उनमें जितना भी लिस्टिंग गेन बताया या फिर जिस तरह से पैटर्न्स बताए हैं कि आपको इतने टाइम के अंदर प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा, कहीं ना कहीं वही हमारे प्रॉफिट होते हुए भी नजर आए हैं। तो प्लीज़, अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो एक बार चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस एंड स्टॉक से रिलेटेड जानकारी, शेयर मार्केट से रिलेटेड जानकारी आपके पास रहे और आप हर तरह से हो पाए अपडेट आईपीओ से रिलेटेड और भी अनाउंसमेंट से रिलेटेड जो कि शेयर मार्केट में होने वाली होती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस आईपीओ के बारे में कि आईपीओ में क्या पैसा लगाना ठीक होगा या नहीं होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं केनिस सॉफ्टवेयर सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जिसकी बिडिंग डेट भी आ चुकी है और मार्केट में लिस्टिंग किस दिन होने वाली है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आ चुकी है और उसके बारे में बताएंगे पूरी जानकारी आपको। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, केनिस सॉफ्टवेयर सर्विसेज लिमिटेड यानी कि यह कंपनी बेसिकली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आईटी रिलेटेड काम करती है मार्केट में। और इसका जो मेन कोर बिजनेस है वो है आईटी रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स बनाना, आईटी सॉफ्टवेयर solution and consulting services, IT product, software development and many more of around the IT related work। यानी कंपनी जो बेसिकली काम करना चाहती है, कंपनी का कामकाज मार्केट में कहीं ना कहीं IT रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और ERP रिलेटेड बिजनेस प्रोवाइड करना है और मार्केट में कस्टमाइजेशन सॉफ्टवेयर ही प्रोवाइड करती है, यानी कि जैसी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस टाइप के सॉफ्टवेयर कंपनी कहीं ना कहीं डेवलप भी करती है और अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स नीड उनको मॉडिफाई करके डिज़ाइन करती है और कंपनी मार्केट में इस तरह के सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करती है। तो आईटी सॉल्यूशन में बात करें तो आईटी सॉल्यूशन के अंदर एक सॉफ्टवेयर इज ए ईआरपी सॉल्यूशन प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन सॉल्यूशन इम्प्लीमेंटेशन इन सैप, ओरेकल एंड माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि तीनों ही तरह के प्लेटफॉर्म पे मार्केट में सॉफ्टवेयर रिलेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है। और साथ ही बात करें 3D एंड डिजिटल प्रिंटिंग के बारे में भी, तो 3D डिजिटल प्रिंटिंग भी कंपनी कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराती हुई नजर आती है। इट प्रोवाइड्स 3D प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग सर्विसेज फॉर रिटेल, फूड, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, बेबी केयर एंड मैनी मोर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज रिलेटेड भी, यानी कि 3D एंड डिजिटल प्रिंटिंग भी कंपनी प्रोवाइड कराती है। और साथ में जब इसका कोर बिजनेस है वो बेसिकली है सॉफ्टवेयर रिलेटेड और जो कि इसका आता है सैप एंड ERP। अब बात करते हैं आगे के बारे में कि कंपनी में जिस तरह की इनकी स्ट्रेंथ है उसके बारे में भी एक बात जान लेते हैं, कंपनी की मेन स्ट्रेंथ क्या है। तो जो कंपनी की मेन स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो कंपनी का एक सबसे बड़ा जो काम है वो ई लर्निंग मोबाइल्स लर्निंग सॉल्यूशन एंड ईट्स, यानी कि इनकी खुद की एक एप्लीकेशन है केनिस एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर स्टाफिंग सॉल्यूशन। जो मेन काम है कंपनी की, जो स्ट्रेंथ है वो स्टाफिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड इन्होंने सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रखा है उसके रिलेटेड है। और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं कंपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूजेस फॉर डिजिटल प्रिंटिंग, यानी कि डिजिटल प्रिंटिंग है उसके बारे में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होती है कंपनी के पास में, वो कहीं ना कहीं यूज़ करती हुई नजर आती है। और साथ ही साथ में इसका जो मेन स्ट्रेंथ है वो है कॉस्ट एडवांटेज एंड प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन स्ट्रेटेजीज। अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्रमोटर के बारे में। कंपनी में प्रमोटर जो है वो इस टाइम पे हैं मनीषा शर्मा इज द कंपनीज प्रमोटर। फिलहाल में कंपनी के प्रमोटर जो जिनके पास में प्रमोशन है वो है मनीषा शर्मा जी। और अब नजर डालते हैं एक बार अपने कंपनी के इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स के ऊपर भी। तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो लास्ट 3 इयर्स के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर बात करें तो कंपनी के टोटल असेट्स मार्च 2020 के अंदर थे 163.87 लाख, सारी फिगर्स लैक्स के अंदर है। और इसके बाद में मार्च 2021 के अंदर जो हो गए बढ़कर 261 लाख और करंट में अगर बात करें तो लगभग 300 लाख के इनके पास में अभी तक असेट्स बनकर आते हुए हैं।
और बात करें कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो अभी था पिछले साल लास्ट टू लास्ट ईयर 485 लाख रुपीस का, जो मार्च 2021 के अंदर हो गया 468 लाख का। और कंपनी का करंट ईयर का अगर रेवेन्यू की बात करें तो 367 लाख तक के रेवेन्यू इस साल में कंपनी ने जनरेट किया है। लेकिन इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हम आपको बताते हैं डिटेल में जानकारी और कंपनी के पूरे एसेट्स को दिखाते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट पे। ये एक सिर्फ नॉर्मल यानी कि थोड़ा शॉर्ट में दिखाया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, और उसके बारे में हम दिखाएंगे डिटेल में इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिल सके कि मार्केट में इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली अब हम आ गए हैं कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के ऊपर। कंपनी के जैसे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अगर दिखा पा रहा हूँ साथ में, तो कंपनी की जो रिजर्व एंड सरप्लस थे लास्ट मार्च 2020 की बात कर रहे हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो लगभग सेम है 5 लाख रुपीस की, तीनों साल में कंपनी ने मेंटेन करी, यानी कि 5 लाख रुपीस की इक्विटी शेयर कैपिटल इनके पास नजर आती है। और अगर बात करें रिजर्व एंड सरप्लस की, तो कंपनी ने तीनों साल लगातार अपने रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ाया। रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट के थ्रू ही बढ़ते हैं। तो कंपनी का जो सबसे पहले साल में मार्च 2020 के अंदर प्रॉफिट था वो 22 लाख रुपए का। नेक्स्ट ईयर इनका रिजर्व जो हो गया वो लगभग बढ़कर हो गया 117 लाख का। और करंट ईयर की बात करें तो लगभग इनका 187 लाख रुपीस का अभी तक का रिजर्व एंड सरप्लस मार्केट में नजर आता है। मार्केट में अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के पास बोरोइंग्स एकदम निल है, यानी कि कंपनी है डेट फ्री कंपनी। इसके अंदर अभी तक किसी भी तरह की बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म डेट्स या फिर किसी तरह की लायबिलिटीज अभी तक नजर नहीं आती हैं। लेकिन उसके अंदर एक प्रोविजन है, प्रोविजन शॉर्ट टर्म में होते हैं, लॉन्ग टर्म में भी होते हैं। तो प्रोविजन के अंदर लॉन्ग टर्म में प्रोविजन किसी भी तरीके के हो सकते हैं। तो अभी तक फिलहाल की कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी खासी नजर आती है। रिजर्व सरप्लस डेट फ्री कंपनी है, तो कंपनी का जो ओवरऑल रिजर्व सरप्लस की वजह से देखा जाए तो कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। लेकिन इसी में एक चीज और नजर आती है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं हमें वाइबल नजर नहीं आता, क्योंकि कंपनी एक सस्टेनेबल ग्रोथ नजर नहीं दिखा पा रही है। रिजर्व सरप्लस बढ़ा रही है, लेकिन कंपनी की जो ग्रोथ है प्रॉफिट पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालता है। आइए देख लेते हैं, कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर भी डालते हैं कि कंपनी में किस तरह के प्रॉफिट हमें नजर आते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक बार असेट्स के बारे में भी। तो कंपनी ने लास्ट 3 ईयर्स के अंदर अपने असेट्स भी इंक्रीज करे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लास्ट फर्स्ट ईयर में तो 13 लाख रुपीस के 38 लाख रुपीस, एंड देन मूव होकर हो गए इस साल करंट ईयर में 74 लाख रुपीस तक के असेट्स अभी तक उनके पास में नजर आ रहे हैं। इन्वेंट्रीज की बात करें तो कंपनी ने इन्वेंट्रीज होना, सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर इन्वेंट्रीज इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती। लगभग 3 लाख रुपीस की इन्वेंट्री इनके पास में अभी तक मेंटेन है। ट्रेड रिसीवल्स 101 लाख रुपीस के अराउंड, 101 लाख रुपए के। और अदर असेट्स की बात करें तो लगभग ठीक ठाक ही नजर आते हैं। कंपनी की जो एवरेज ग्रोथ है वो ठीक ठाक नजर आ रही है। अब देखते हैं, मूव करते हैं हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अभी तक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ठीक है, डेट फ्री कंपनी है, इक्विटी ठीक है, रिजर्व सरप्लस ठीक है। अब देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग हर साल, देखिए मार्च 2020 के अंदर था 486 लाख, 85.78 लाख, यानी कि लगभग 485 लाख ही मान लेते हैं। मार्च 2021 के अंदर घटकर रह गया 465 लाख रुपीस का। और करंट ईयर के अंदर अगर बात करें तो अभी तक का जो आ रहा है वो नजर आ रहा है 361 लाख का। अगर इसको एवरेज मान के चलें तो लगभग 450 से लेके 60 लाख तक के बीच में कंपनी का रेवेन्यू इस साल भी हो सकता है। लगभग 70 लाख रुपए का रेवेन्यू भी और जनरेट हो जाएगा। तो 70 लाख के रेवेन्यू के आसपास में अगर देखें तो 440 लाख के आसपास का रेवेन्यू कंपनी इस साल बुक कर सकती है। बात करें कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में, तो कंपनी के एक्सपेंसेस ने ही एक बार उनको प्रॉफिट अच्छा खासा दिखाया है। देखिए मार्च 2020 के अंदर इनका प्रॉफिट जो एम्प्लॉयज बेनिफिट यानी कि सैलरीज रिलेटेड खर्चे थे, क्योंकि सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी के अंदर सबसे बड़ा खर्चा उनका एम्प्लॉयज का ही होता है। तो लगभग 416 लाख रुपीस के इन्होंने एक्सपेंसेस किए थे। लेकिन मार्च 2021 के फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर नजर आता है 312 लाख रुपीस का, यानी कि इन्होंने अपनी एम्प्लॉयज कॉस्ट को घटाया है। और इस साल का जो अभी तक का नजर आ रहा है वो है 219 लाख रुपीस का। तो कंपनी जो ओवरऑल रिजर्व सरप्लस बढ़ा के नजर आ रही है, प्रॉफिट बढ़ा के नजर आ रही है, उसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इनका ये रोल भी है कि इन्होंने एम्प्लॉयज बेनिफिट कॉस्ट यानी कि एम्प्लॉयज कॉस्ट के ऊपर थोड़ा सा काम किया और एम्प्लॉयज कॉस्ट को कहीं ना कहीं रिड्यूस किया है। तीनों साल में लगातार रेवेन्यू इतना हार्ड जनरेट नहीं हो पा रहा, रेवेन्यू वहीं के वहीं है, स्टेबल है, लेकिन इन्होंने अपना जो बेसिकली प्रॉफिट निकाल पाया वो बेसिकली निकाला इन्होंने अपना एम्प्लॉयज बेनिफिट कॉस्ट यानी कि एम्प्लॉयज कॉस्ट को रिड्यूस करके। और उसी के हिसाब से अगर देखें तो प्रॉफिट जो कंपनी का नजर आ रहा है हमें, वो आ रहा है इस साल में लगभग कंपनी का प्रॉफिट 70 लाख रुपीस का। तो देख सकते हैं प्रॉफिट जो था पहले साल में 22 लाख रुपीस का, रेवेन्यू भी कम था, रेवेन्यू ज़्यादा था लेकिन फिर भी प्रॉफिट 22 लाख रुपीस का। सेकेंड ईयर में देखें अगर फर्स्ट ईयर कंपेरिजन में तो रेवेन्यू घटा था लेकिन फिर भी प्रॉफिट बढ़ा, जैसा मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसका जो मेन पर्पज़ था वो यहाँ पे इसका जो रिलेवेंट फैक्टर है
वो कहीं ना कहीं इनकी एम्प्लॉयज़ कॉस्ट से रिलेट करता है। और अगर बात करें इस साल के बारे में, तो इस साल भी लगभग रेवेन्यू सेम है, लेकिन अभी तक एम्प्लॉयज़ कॉस्ट इनकी घट कर आई है। तो ये फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इनके लिए प्ले फैक्टर बन रहा है, जिसके वजह से इनका प्रॉफिट हर साल इंक्रीज होकर दिखाई देता है। अब देखते हैं एक बार कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर भी। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी दिखाता है कंपनी किस तरह का मार्केट में काम कर रही है। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट के हिसाब से अगर देखें तो कंपनी ने कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इतना ज़्यादा इस साल कोई कैश जनरेट नहीं किया है। लास्ट ईयर में बात करें 35 लाख रुपीज़ का, नेक्स्ट ईयर की बात करें 128 लाख रुपीज़ का, और इस साल में अगर बात करें तो लगभग 3 लाख रुपीज़ का। तो कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रेवेन्यू जो है वो अभी तक जनरेट होता हुआ नज़र नहीं आता। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कंपनी लगभग प्लांट और मशीनरी कुछ असेट्स वगैरह खरीदती नजर आ रही है, तो उसके वजह से इनका कैश यूज़ होता हुआ नजर आया है। अब बात करते हैं कंपनी की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी कोई ना कोई खास इतना इनका एक्सपेंसेस नहीं है, क्योंकि 50.59 मतलब 1 लाख से भी कम 50,000 रुपीज़ के आसपास का इनके ऊपर इंटरेस्ट का बर्डन है। और लॉन्ग टर्म बोरिंग से भी इन्होंने कहीं ना कहीं कैश को रिपेमेंट करके अपना लोन घटाया है। तो कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आती, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वीक हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी वीक हैं, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में भी कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता हुआ नज़र नहीं आता। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ के प्राइस और डेट्स के बारे में। तो कंपनी की जो बिडिंग स्टार्ट होने वाली है वो स्टार्ट हो जाएगी 21 फरवरी 2022 से, यानी कि बिडिंग जो आप लगा सकते हैं वो लगा सकते हैं 21 फरवरी से। लास्ट बिडिंग इसकी जो लगेगी 24 फरवरी 2022, यानी कि 3 दिन का आपके पास में टाइम रहेगा। इस बीच के अंदर आप अगर बिडिंग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। 21, 22, 23 एंड 24 4 डेज़ का टाइम आपके पास रहने वाला है, और इसके अंदर अगर आप बिडिंग लगाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं 21 से लेकर 24 तक के बीच में। अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा 2 मार्च 2022, यानी कि मार्च के फर्स्ट वीक में कहीं ना कहीं आपको इसका अलॉटमेंट का कंफर्मेशन आ जाएगा। अगर अलॉटमेंट जिसको नहीं मिलता उनके इनिशिएट कर देंगे रिफंड 3 मार्च 2022 के अंदर में। आपके डीमेट अकाउंट में शेयर जो क्रेडिट हो जाएंगे वो हो जाएंगे लगभग 4 मार्च को, और आप इसके अंदर ट्रेडिंग कर पाएंगे वो कर पाएंगे 7 मार्च 2022 से आपकी लिस्टिंग हो जाएगी, और उसके बाद में आप इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस के बारे में। तो कंपनी का शेयर प्राइस रहने वाला है, उसकी फेस वैल्यू जो है वो है 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर, यानी कि 10 रुपये का एक शेयर है, जो कि आपको प्रीमियम पे मिलने जा रहा है। प्रीमियम रखा गया इसके लिए 62 रुपीज़ पर शेयर का, यानी कि आपको ये जो आईपीओ मिलेगा वो लगभग मिलेगा 72 रुपीज़ पर शेयर का। 10 रुपये का प्रीमियम शेयर प्राइस है एंड 62 रुपीज़ का प्रीमियम, तो 72 रुपीज़ का आपको इसके अंदर पेमेंट करना पड़ेगा एक शेयर के लिए। लॉट साइज़ की बात करें तो कंपनी के शेयर का जो लॉट साइज रखा गया 1600 शेयर्स का, यानी कि 1600 शेयर आपको कम से कम इसके अंदर अप्लाई करने पड़ेंगे अगर आप इसके आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं और बिडिंग लगाना चाहते हैं। तो 1600 शेयर का लॉट है, इतने शेयर के लिए आपको कम से कम एक अपना लॉट अप्लाई करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कंपनी में कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो बेसिकली 1600 शेयर का लॉट साइज है, 72 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का इसका प्राइस रखा गया, तो लगभग आपको ये पड़ेगा 1,15,200 रुपये का, यानी कि 1,15,200 रुपये आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे एक लॉट अप्लाई करने के लिए। और लिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग होने जा रही है इसकी BSE SME पर, यानी कि ये आपको NSE पे लिस्ट होता हुआ नजर नहीं आएगा, अभी BSE का होगा, प्लस ये है एक SME शेयर। तो लगभग आपको कितने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, 1,15,200 रुपये इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इसका एक लॉट बाय करने के लिए। अब बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, कि कंपनी में ऑब्जेक्टिव्स क्या होने वाले हैं जो इस फंड से इशू करके ये लोग रेज करना चाहते हैं। तो इस शेयर को इशू करने का जो ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव जिनका है वो रहने वाला है प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करने का। दूसरा ऑब्जेक्टिव इनके पास में नजर आ रहा है नीड फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि इनको जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ना कहीं इसको फुलफिल करते हुए नजर आते हैं। और कंपनी ने जो शेयर अलॉट किए हैं वो 4 लाख शेयर मार्केट में अलॉट किए हैं। और अभी तक अगर बात करें कंपनी के शेयर के बारे में तो होल्डिंग पैटर्न जो है वो 100% का इनके पास में प्रोमोटर्स के पास में होल्डिंग है। इस शेयर को अलॉट करने के बाद में आईपीओ के अलॉटमेंट के बाद में इनका शेयर हो जाएगा 71.8% के आसपास, यानी कि लगभग कंपनी 22% की होल्डिंग अपनी मार्केट में कहीं ना कहीं रिलीज करती हुई नजर आती है, यानी कि मार्केट में जो शेयर अलॉट हो जाएंगे वो 22% का होल्डिंग इनका रिलीज हो जाएगा। अब बात करते हैं कंपनी में फाइनेंशियल्स वायबल के बारे में, कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो लगभग जो कंपनी की स्ट्रेंथ है और जो फाइनेंशियल्स एस्पेक्ट नजर आ रहा है, प्रॉफिट नजर आ रहा है, उसके हिसाब से 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर आपको ये शेयर मिल रहा है,
लेकिन इसके साथ में इसका है 62 रुपीज़ का प्रीमियम, तो लगभग ये आपको पड़ रहा है 72 रुपीज़ का। मैंने आपको बताई दिया कि 72 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का आपको इसके अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है मार्केट में इसके हिसाब से, क्योंकि प्रॉफिट इतना ज़्यादा वाइबल नहीं है। प्रॉफिट जो इनका नज़र आ रहा है वो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ कॉस्ट को रिलेट करके, एम्प्लॉय कॉस्ट जो है इन्होंने रिड्यूस करी है, उसकी वजह से ही इनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो वो प्रॉफिट कोई ज़्यादा हार्ड एंड रूल नहीं है। प्लस रेवेन्यू जो है वो अभी तक हर साल इनके रिड्यूस होते हुए नज़र आए हैं। रेवेन्यू भी रिड्यूस हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज करने में इनका सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर नज़र आता है एम्प्लॉय कॉस्ट को रिड्यूस करके नज़र आता है। तो कंपनी के अंदर अगर बात करें लिस्टिंग के हिसाब से, तो लिस्टिंग वाले दिन पे आपको 10% तक का प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए ये कंपनी इतनी ज़्यादा वाइबल नहीं है। लॉन्ग टर्म होल्डिंग में इसके अंदर इतने ज़्यादा फेवरेबल रिजल्ट नहीं आते कि कंपनी पैसा डबल कर सकती है, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। तो फॉर द टाइम बीइंग लिस्टिंग के लिए अगर कोई लगाना चाहे 1,15,200 रुपये का रिस्क ले सकते हैं, तो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 10% तक का रिजल्ट आपको प्रॉफिट आराम से एक दिन में मिल सकता है, यानी कि 15,000 रुपये तक की प्रॉफिट आपको बड़ी इजीली मिल जाएंगे। 10 से 12% तक का इसके अंदर लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है। लेकिन हो सकता है कि कुछ दिन बाद में 2 से 3 वीक के बाद इस शेयर का प्राइस 72 रुपीज़ के भी डाउन आ जाए, मार्केट में 72 रुपीज़ के नीचे आ सकता है। तो जो लोग बाद में इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो लोग उसका वेट कर सकते हैं। मार्केट में 72 रुपीज़ के नीचे भी एक बार इसका प्राइस आएगा, तब यहाँ पे आके एक बार अपनी होल्डिंग बना सकते हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ लिस्टिंग के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, लिस्टिंग के लिए कंपनी वाइबल है। प्रॉफिट लिस्टिंग के दिन निकाल कर आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए इतनी कंपनी वाइबल नज़र नहीं आती। कंपनी बहुत ज़्यादा आपको अच्छे खासे रिजल्ट दे पाएगी। तो फॉर लिस्टिंग पर्पज़ यू कैन इन्वेस्ट, एंड फॉर होल्डिंग पर्पज़, लॉन्ग टर्म पर्पज़, मेरी साइड से इसको अवॉइड करने का रेट है कि आप इसके अंदर अवॉइड करिए। थोड़ा सा डिप आए तब आप जाके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।